नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। जो अरब दुनिया की मुलाकातें हैं, जो अरब इस्लामी दुनिया की मुलाकातें हैं, जो बाकी दुनिया की एफर्ट्स हैं, जो रिकग्निशन हो रही है, जो यूनाइटेड नेशन का सेशन है, इस सब की बहुत अहमियत है। इस सब में तारीखी इक़दाम देखे जा रहे हैं। इसराइल के खिलाफ वो चीजें देखी जा रही है जो इससे पहले नहीं हुई। लेकिन इन सब पर भारी हो गया है एक वाकया, इन सब पर भारी हो गया है यमन का एक ड्रोन। यानी एक तरफ ये सारी डेवलपमेंट्स, ये सारे इक़दाम, और दूसरी तरफ जो है वो यमन का सिर्फ एक ड्रोन जो है वो इन तमाम मीटिंग्स और तकरीरों और बातों के ऊपर जब वो भारी है। यमन ने जनाब इजराइल पर अटैक किया है और इसको अब तक का सबसे बड़ा यमनी अटैक जो बताया जा रहा है। इजराइल को पेनिट्रेट करते हुए, इजराइल के तमाम एयर डिफेंस को और तमाम अमेरिकन एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए यमनी ड्रोन जब बहराज जाकर टकरा गया है और इसमें अब तक की सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज इजराइल की हुई हैं। 30 के करीब बताया जा रहे हैं इजरायली जो इसमें निशाना बने हैं। ये यमन की जानिब से होने वाला सबसे बड़ा अटैक। इससे पहले तल अवीव में एक अटैक हुआ था जिसमें 20 के करीब कैजुअलिटीज हुई थी और इसके अंदर जो है वो 30 के करीब जो कैजुअलिटीज हैं वो हो गई हैं। तो तबाही मचाई है यमन ने पूरी तरह से, और यानी इजराइल के एयर डिफेंस को भी पूरी तरह से जब डिस्ट्रॉय किया है। तो ये कॉलोनी जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो रही है। दूसरी तरफ ईरान जंग के हवाले से भी नई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान के जंग का जो खतरा है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर जा चुका है। वो भी आपके सामने रखेंगे। एमबीएस जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं। एमबीएस का दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल हो रहा है जिसमें मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स है वो किए जाएंगे। और ईरान ने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो एग्रीमेंट है उसको वेलकम किया है। ये एक जबरदस्त टाइम हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का मुआहिदा हुआ जो अपने आप में एक तारीखी मुआहिदा है और उसको वेलकम कौन कर रहा है? जिसके खिलाफ जंग थी, यानी कि ईरान। तो ये जो इस वक्त इत्तेहाद है और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है और एक दूसरे के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत ही गैर मामूली है। तो मैनी मोर डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। डेनमार्क ने अब तक का सबसे बड़ा इकदाम इजराइल के खिलाफ उठा दिया है। प्रैक्टिकल इकदाम जो है वो इजराइल के खिलाफ उठाया गया है। यमन से जरा स्टार्ट करते हैं। यमन ने इलात के ऊपर जो अटैक किया, ये बिल्कुल सदरन पार्ट है, वही इलात सिटी जिसकी बंदरगाह जो है वो ऑलरेडी यमन ने वीरान कर रखी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है और ये इजराइल का जो वो टूरिज्म सिटी है। तो एक तरह से यमन ने इसके जो टूरिज्म है उसके ऊपर भी स्ट्राइक किया है, जो इजराइल की इकोनॉमी है उसके ऊपर भी स्ट्राइक की है। एक ड्रोन भेजा है, वो पहले इलाज शहर की जब वो सैर करता फिरा है और लोग उसको देख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बहुत नीचे जो है वो फ्लाई कर रहा है और फिरते फिराते जब वो सैर करते हुए वो जनाब जाकर टकरा गया है। आयरन डोम और इधर उधर सारे जो एयर डिफेंस है वो फारे हो गए हैं। बड़े धमाके जो है वहां पर सुने गए हैं और उसमें बताया जा रहा है कि 27 कैजुअलिटीज इजराइल की हो गई हैं और पूरी तरह से इजराइल की इससे बुनियादें हिल गई हैं। इसमें बुनियादें हिल गई हैं इजराइल की कि 27 कैजुअलिटीज, और यमनी, ईरानियंस नहीं, टर्किश नहीं, इजिप्शियन नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स नहीं, ये यमनी ड्रोन्स हैं जो इजराइल के पूरे सिस्टम को पेनिट्रेट करते हुए आगे से जाकर टकरा गए। और इसमें ह्यूमिलिएशन भी है, इसमें डैमेज भी है। और यमन ने इजराइल को एक गैर महफूज कॉलोनी जो है वो करार दिया है। ऑलरेडी लोग वहां से सेटलर जो है माइग्रेट कर रहे हैं। जो इधर को माइग्रेशन है इजराइल की तरफ वो नहीं हो रही है। यहाँ के सेटलर जो है वो रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं, टूरिज्म पे ऑलरेडी जो है ना डिस्टर्बेंस है। तो अब तो यमन ने बाकायदा हिट करके दिखाया है, तो इसका मजीद इंपैक्ट जब आने वाला है। और इलाका भी वो है जो टूरिज्म का एक तरह से हब है, तो उसको निशाना बनाया। Eilat under attack. Drone explodes in Eilat. और इजरायली मीडिया साउंड ऑफ explosions and rising of smoke in Eilat. 27 settlers were injured due to the explosions of the Yemeni drone in Eilat. ठीक है ना? अब ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। पहले उन्होंने बताया कि 2 हैं, फिर ये तादाद 10 हुई, फिर ये 20 हुई, अब ये 27 हो चुकी है। और इजरायली आर्मी ये कह रही है कि ड्रोन जो है वो बड़े लो आल्टीट्यूड के ऊपर जो है वो फ्लाई कर रहा था ग्राउंड से, इसलिए आयरन डोम जो है इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सका। तो चूंकि ह्यूमिलिएशन बहुत बड़ी है तो हर बार वो कोई टेक्निकल वजह जो है वो बता देते हैं, ये टेक्निकल वजह हो गई, ये फलाना हो गया। क्योंकि देखें एक तरफ तो रीजन के अंदर इजराइल आइसोलेट हो रहा है, जो उसके पार्टनर्स हैं रीजन के अंदर वो पीछे हट रहे हैं, जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सतह के ऊपर नाकामियां हैं वो इजराइल को फेस करना पड़ रही हैं। तो इजराइल का जो सारा वजूद है वो तो मिलिट्री के ऊपर खड़ा हुआ है ना। तो उसका एयर डिफेंस है, उसकी एयरफोर्स है, उसकी फौज है, उसकी टेक्नोलॉजी है, तो उसका तो सारा वजूद जो है वो मिलिट्री के ऊपर खड़ा हुआ है। तो उसकी मिलिट्री का ये भुरकस जो है वो, उसकी टेक्नोलॉजी का भुरकस जो है वो यमन ने निकाल दिया है। तो इसलिए ये सारे वाकयात इजिप्शियन आर्मी भी देख रही होगी, साथ ही तो मिस्र का बॉर्डर है, तो इजिप्शियन आर्मी भी इसको देख रही होगी, रीजन के बाकी कंट्रीज भी देख रहे होंगे, टर्की भी जो है वो इसको देख रहा होगा। मुमकिन है कि ईरानियंस जो है वो, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ईरानियंस के पास जा रही है, रशियन के पास जा रही है, चाइनीज के पास जा रही है, मुमकिन है वो टर्की के साथ भी अब शेयर कर रहे हो, मुमकिन है वो मिस्र के साथ भी जब वो शेयर कर रहे हो। तो ये पूरा रीजन देख रहा है कि इजराइल पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली तो आइसोलेशन में है, नाकामी में है, लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी मिलिट्री है, हमास के हाथों वो शिकस्त खा चुकी है, हिजबुल्लाह के हाथों वो शिकस्त खा चुकी है, ईरान के हाथों वो शिकस्त खा चुकी है, और यमन जो है गाहे बगाहे इस तरह के वाकयात जो वो कर रहा है। इस वक्त पूरा इजराइल जना हिला हुआ है और चीखों पुकार हो रही है, भरपूर चीखों पुकार इस वक्त इजराइल के अंदर जारी है कि यमन ने जनाब अली इतना बड़ा जो अटैक कर दिया है। और साथ ही सिनाई के अंदर मिस्री आर्मी तैयारी कर रही है।
तो उन पर भी दबाव है कि भाई आपने भी कुछ करना है या बस बातें करते रह जाना है। तो सारी तकरीरें इसराइल का इतना डैमेज नहीं कर सकती जितना ये एक ड्रोन ने कर दिया। तो मिलिट्री जो है वो एक ही ऑप्शन बन रहा है। अब सब इसको समझ भी रहे हैं, कौन कितनी जुर्रत करके इसराइल पर अटैक करेगा, मिलिट्री ऑप्शन लेगा, ये बहरहाल देखना है। समझ उनको भी आ गई है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑप्शन अब रह गया है। अच्छा, अब जनाब अली, ईरान जंग का जो खतरा है वो बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पे इजरायली मीडिया ने क्या लिखा है कि राउंड 2 विद खामनाई क्लोजर देन एवर, ईरान इज वंस अगेन क्लोज टू न्यूक्लियर वेपन्स। ये इजराइल का एक बड़ा मीडिया है, उसने ये लिखा है कि डेज बिफोर द रिन्यूअल ऑफ द सैंक्शंस ऑन ईरान, यहां पर जब वो एस्केलेशन जो है वो होने जा रही है, यानी जंग के इंतहाई करीब हैं, क्लोजर देन एवर, राउंड 2 होने जा रहा है ईरान के साथ। और वो कह रहे हैं कि ईरान चूंकि न्यूक्लियर बना रहा है तो वो ज़ाहिर है कि कैंपेन या जो भी है। अब मैक्रोन की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्रोन ये कह रहा है कि ईरान ने ब्रीच कर दिया है तमाम न्यूक्लियर कमिटमेंट्स को एंड द कमिंग ऑर्स विल बी वेरी डिसाइसिव। आने वाले घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मैक्रोन कह रहे हैं। घंटे, अब ये बड़ी अजीब सी बात है, दिन भी नहीं, हफ्ते भी नहीं, महीने भी नहीं, वो कह रहे हैं आने वाले घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। और इजरायली मीडिया कह रहा है कि बहुत ही करीब हैं हम जंग के। तो ये काफी खौफनाक बात है कि देखते हैं, वो कह रहे हैं राउंड 2 जो है वो होने जा रहा है। अब आप देखिए कि ये कॉलोनी जो है वो कैसे कोलैप्स होने की तरफ बढ़ रही है। डेनमार्क ने अब तक का सबसे बड़ा इकदाम उठाया है। नॉर्वे के बाद डेनमार्क ने बहुत बड़ा प्रैक्टिकल स्टेप उठाया है जो इसराइल को बहुत ज्यादा डैमेज करने जा रहा है। जनाब अली, डेनमार्क ने अपना जो पेंशन फंड है उसमें से तमाम इजरायली स्टेट एसेट्स को, इजरायली कंपनीज को और इन्वेस्टमेंट को जो है वो निकाल दिया। इससे सबसे पहले ये नॉर्वे ने आगाज किया और बहुत बड़ा इंपैक्ट है। नॉर्वे का $2 ट्रिलियन का फंड है जिसमें से इन्वेस्टमेंट्स होती थी और सारे रिलेशंस थे और कंपनीज आगे पीछे। $2 ट्रिलियन। तो डेनमार्क का जो है वो $20 बिलियन का ये पेंशन फंड है, इसमें से उन्होंने इसराइल को जब निकाल दिया। बहुत बड़ा ये सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इसराइल ऐसे ही कायम है। इसराइल एक ऐसी कॉलोनी है जिसको कलेक्टिव वेस्ट ने इसी तरह से कायम रखा हुआ है। हर किसी की उसमें इन्वेस्टमेंट्स है, हर किसी ने कुछ ना कुछ सपोर्ट जब इसराइल को दी हुई है। तो अब जो ये सपोर्ट निकल रही है, इसराइल सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये कलेक्टिव वेस्ट है जिसने अपनी ये कॉलोनी जो चलाई हुई है। तो लेटेस्ट जो है वो डाइवेस्टमेंट हुई है, इसराइल के स्टेट एसेट से और कंपनीज को निकाल दिया गया है। और ये जो डेनमार्क के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये उनका ये सारा फंड था, ठीक है ना, यानी गवर्नमेंट फंड था टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए। तो उसमें से फिर वो आगे इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। तो इसराइल को उस इन्वेस्टमेंट्स में कंपनीज उसमें से निकाल दिया गया है। और द पेंशन फंड मूव फॉलो सिमिलर एक्शन फ्रॉम नॉर्वे। तो नॉर्वे को जो है यहां पर डेनमार्क ने फॉलो किया है। उधर रिकग्निशंस हो रही हैं, आगे पीछे बहुत कुछ हो रहा है, उधर यमन अटैक कर रहा है, उधर डेनमार्क ने जो है वो निकाल लिया है। तो यानी नॉर्वे को डेनमार्क ने फॉलो किया है, तो डेनमार्क को मजीद भी तो कोई फॉलो करेगा। तो ये सिलसिला वहां पर जो है जारी है। और फिर देखिए कि फ्रांस की जो स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस ने कहा कि मजीद कंट्रीज है वो रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं फलस्तीन को। मोर कंट्रीज विल ज्वाइन इन रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, फ्रेंच एनवॉय। और इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल होंगे। दबाव मैंने आपको बताया ना बहुत ज्यादा, यूरोपियन कंट्रीज ज्यादा देर इसको सस्टेन नहीं कर सकते, इसको इसमें ज्यादा देर जब रुकावट नहीं डाल सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज भी मजीद रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। और फ्रांस ने जो ये जो एनवॉय हैं, इन्होंने जो आखिरी लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि अगर फ्रेंच गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि इसराइल कोई मेजर स्टेप लेता है, वेस्ट बैंक को एनेक्स करता है या फ्रांस के खिलाफ कोई ऐसा एक इकदाम उठाता है, तो हम क्या करेंगे। ये लाइन जरा सुनिएगा। वक्त जब बदलता है तो फिर बड़े बड़े थादी पीछे रह जाते हैं। साउथ अफ्रीका भी वेस्ट ही की कॉलोनी थी, तो जब वक्त बदलता है ना सारा कुछ जब बदल जाता है। अब जरा ये लाइन सुनिए और यही अंजाम है इसराइल का। कहते हैं कि हम इसराइल